अपने जन्मदिन पर सीएम धामी ने दी जनता को सौगात। बिजली में 100 यूनिट तक देना होगा सिर्फ आधा बिल। 100 यूनिट पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों संग मनाया जन्मदिन। पीएम मोदी सहित देश भर से नेताओं ने दी बधाई। धामी के जन्मदिन पर चारों धामों में हुई विशेष पूजा अर्चना। साध्वी प्राची ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर की तीखी टिप्पणी। अमेरिकी सांसद से मुलाकात को लेकर उठाए सवाल। कहा देशद्रोहियों से मिलना राष्ट्र विरोधी मानसिकता की निशानी। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू की नई मुहिम। वांछित अपराधियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून स्थित एनआईबीएच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। सीएम ने यहां बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। सीएम धामी को अपने बीच पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि एनआईबीएच में बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे दुनिया में हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। तो बता दें, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जिस काम में लगे हैं, ये काम बहुत ही महान काम है, बहुत ही ईश्वरीय कार्य है। हमारे इन बच्चों को, इनको भविष्य की दृष्टि से, मन से, मस्तिष्क से, विचारों से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो आप यहाँ पर उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये बच्चे हमारे नहीं कर सकते। मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुंचाए, इनको हर वो चीज मिले, इनको हर वो मुकाम मिले जो इन्होंने मन में सोचा हो, इनके माता पिता ने सोचा हो और आप सब लोग ने सोचा हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, और उन्होंने ही ये नाम दिव्यांग दिया है। और दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग आज हर क्षेत्र में, आज अनेक स्थानों पर नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहे हैं और हम सबको भी गर्व होता है कि जब ये बच्चे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने परिश्रम से आज हर क्षेत्र में जहाँ सफलता को प्राप्त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को तो बहुत खुशी होती होगी, लेकिन देशवासियों को भी बहुत खुशी। इसीलिए अनेक जगह पर जो मेरे प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु करते हैं, मैंने उन सबसे अनुरोध किया था कि इस बार जो हमारे आपदा से पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उन सबको मदद करनी है, उन सबके बीच में जाना है। इस दिन को आज इस रूप में लेना है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जो है सेवा कर पाए, उनके जो कष्ट हैं, उनका जो दुख है, उस दुख और कष्ट में हम भी सम्मिलित हो पाए, कुछ हाथ बटा पाए, कुछ हम उनको मलहम लगा पाए। किसी प्रकार की अगर कोई मदद है तो हम उनको मदद कर पाए। भाइयों बहनों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमको शक्ति देंगे कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और उसमें हम सब सहभागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि इस अवसर पर आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं।
मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर हो। देखिए, नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरें। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित लक्ष्मी आवास योजना के भवनों के लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरित किए। साथ ही सीएम ने ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास भी किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने लाभार्थियों को उनके सपने का घर मिलने पर बधाई दी। यूपीसीएल और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। राज्य स्तरीय उत्तराखंड विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हल्द्वानी में चमोली जनपद की ओर से खेलती हुई ज्योतिर्मठ की बेटी टीटी खिलाड़ी कुमारी काव्या ने अंडर 14 कैटेगरी में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर चमोली जनपद के साथ साथ सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ और अपने विद्यालय एमजे इंटर कॉलेज का भी नाम रोशन किया। अब काव्या नेशनल स्कूल गेम्स टीटी 2024 में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो हल्द्वानी में राज्य टीटी प्रतियोगिता में परचम लहराने के बाद अपने गृहनगर ज्योतिर्मठ पहुंचने पर पैन खंडा क्षेत्र की बिटिया काव्या का भव्य स्वागत हुआ। टीसीपी मारवाड़ी चौक से अपर बाजार जोशीमठ तक टीटी गोल्डन गर्ल काव्या का फूल मालाओं के साथ स्वागत कर सम्मान रैली निकाली गई। हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम में आयोजित ज्योतिष सम्मेलन में पहुंचे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कुमार गणेश दावा किया है कि एनडीए सरकार में विखंडन हो सकता है। पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन तीनों के अंक खराब हैं और स्त्री अंक वाले एक दूसरे को धोखा देते हैं। इसलिए अंकों के अनुसार 1.5 साल के बाद यानी कि 9 जुलाई 2025 के बाद से एनडीए सरकार खतरे में पड़ना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर कुमार गणेश ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जीत दर्ज करेगी। बता दें कि अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन में देश के कई राज्यों से आए ज्योतिषाचार्य हरिद्वार पहुंचे थे।
विखंडन होगा इस सरकार में। और विखंडन क्या होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि मोदी जी के स्त्रियां खराब है। अब गठबंधन में ही जो सरकार चल रही है, इस बार भाजपा की सरकार कहाँ है। और फिर ध्यान दीजिए, जिन दो लोगों के समर्थन से सरकार चल रही है, उन दोनों के स्त्रियां खराब है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर की पार्टी तोड़ी, सामान्य सांसारिक भाषा में ससुर के साथ विश्वासघात किया, यानी स्त्रियंक खराब है। इधर नीतीश कुमार के स्त्रियंक वैसे ही खराब है, चलते फिरते स्त्रियों के बारे में उलझुल बोल देते हैं। इनके परिवार के अंक खराब है, स्त्रियंक मतलब परिवार के अंक। तो दोनों खराब स्त्रियंक वाले लोग ही सरकार टिका रहे हैं, और इस सरकार के स्त्रियंक खराब है। मोदी जी के खुद के खराब है, दाम्पत्य होकर भी नहीं है। अंक 2 होता है, वो 1.5 से 2.5 होता है। तो 1.5 साल के बाद ये सरकार खतरे में पड़नी शुरू हो जाएगी। और वैसे सरकार के अंक देखें तो 13 महीने का मतलब हुआ कि 9 जुलाई 2025 यहाँ से सरकार को खतरा शुरू होता है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस वहाँ सरकार की दौड़ में, भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जेजेपी और अन्य की शरण लेनी पड़े। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। देहरादून के सभी चौकियों और थाने में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो सके। बता दें कि ईद मिलाद उन नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पितृपक्ष, नवरात्रि और दशहरा समेत कई त्योहार आयोजित होने वाले हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर शांति बैठक, धार्मिक जुलूस का रूट, कानून और यातायात व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे इस दौरान सभी त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ सभी लोग मना सकें। देखिए, अभी जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें या आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं, और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। तो देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व में मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो। उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है, और जो भी संबंधित पक्ष हैं या जुलूस धार्मिक जुलूस निकालते हैं उनसे भी वार्ता के लिए एसपी सिटी को बताया गया। तो उनके स्तर से इसमें जो है सभी पक्षों से लगातार वार्ता। विहिप की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान दिए गए बयानों और अमेरिका के भारत विरोधी सांसद से मिलने को लेकर बड़ा हमला बोला है। साध्वी प्राची ने कहा कि राहुल गांधी की देशद्रोहियों वाली मानसिकता है, राष्ट्रद्रोह की मानसिकता है। ये खानदान कभी हिंदुस्तान के हित में ना था ना रहेगा। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। देशद्रोहियों से मीटिंग क्यों करते हैं? ये हिंदुस्तान के विरोधियों से ही मीटिंग क्यों करते हैं? दाल में कुछ तो काला है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। देश हित में होगा। ये तो गृह युद्ध में हिंदुस्तान को झोंकना चाहते हैं, हिंदुस्तान को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। राहुल गांधी की जो मानसिकता है ना, वो इतनी गंदी मानसिकता है, देशद्रोहियों वाली मानसिकता, राष्ट्रद्रोही की मानसिकता है। ये खानदान कभी हिंदुस्तान के हित में ना था ना रहेगा, और इसकी तो जांच करानी चाहिए भाई सरकार को। ये देशद्रोहियों से मीटिंग क्यों करते हैं? ये हिंदुस्तान के विरोधियों से ही मीटिंग क्यों करते हैं? दाल में कुछ काला है। और सच बताऊं, नेहरू खानदान में तो दाल है ही नहीं, सब कुछ काले काला चल रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है, देश हित में होगा। ये तो गृह युद्ध में हिंदुस्तान को झोंकना चाहते हैं, हिंदुस्तान को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। उत्तराखंड की जनता को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी। अब 100 यूनिट का बिजली खर्च करने वालों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि करीब 11,80,000 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी 200 यूनिट तक 50% की छूट मिलेगी। इसकी जानकारी ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने ऊर्जा विभाग को दी है। हमारे जो 11,50,000 उपभोक्ता हैं जो सीधे सीधे इससे लाभार्थी होंगी, लगभग 50 लाख आबादी को राहत मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य के बीपीएल
से आच्छादित क्षेत्रों तथा राज्य के अन्य घरेलू उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 1 किलोवाट तक है एवं उनकी खपत लगभग 100 यूनिट प्रति माह तक है, को विद्युत बिलों में 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ताकि आच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह खपत की सीमा 200 यूनिट तक होगी। इससे लगभग हमारे 11.5 उपभोक्ता लाभान्वित तथा प्रदेश के लगभग 50 लाख आबादी को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा। रानीखेत में मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा के साथ मां को नम आंखों से विदाई दी गई। नित्य पूजा के बाद जरूरी बाजार स्थित नंदा देवी मंदिर से भजन कीर्तन और नगाड़े के साथ मां नंदा सुनंदा का भव्य डोला शुरू हुआ। नंदा सुनंदा के जयकारों और भजनों से माहौल भक्तिमय हो उठा। बेटी बहन के रूप में नंदा सुनंदा के दर्शन और विदा करने के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। जगह जगह मां की आरती हुई और श्रद्धालुओं ने पुष्प अक्षत की वर्षा कर आराह देवी को नम आंखों से विदाई दी। सांस्कृतिक शोभा यात्रा में स्कूली बच्चों का उत्साह देखा गया। बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति देने के साथ मां नंदा सुनंदा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। डोले के साथ निकाली भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा में स्कूली बच्चों ने जहां नंदा सुनंदा की स्तुति से माहौल भक्तिमय हो गया, वहीं धार्मिक आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के जरिए पर्वतीय अंचल की समृद्ध लोक संस्कृति भी जीवंत हो उठी। उत्तराखंड पुलिस की ओर से राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नखनियाल ने बताया कि हाल फिलहाल में प्रदेश में बड़ी आपराधिक घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की ओर से 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उनके इनाम घोषित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इनामी आरोपी वांछित चल रहे हैं उनकी इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से किराएदारों के सत्यापन भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन भी मकान मालिकों ने किराएदारों के सत्यापन नहीं कराए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए। इसी तरह से सत्यापन की कार्रवाई, जो तमाम इस तरह की घटनाएं अभी आ रही है, एक अभियान इसमें भी चल रहा है और जो इस तरह से सहयोग नहीं करेगा सत्यापन की कार्रवाई में तो उसके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। डीएम चंपावत नवनीत पांडे और एसपी अजय गणपति जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ आपदाग्रस्त ग्राम मटियानी के नकेला तोक पहुंचे, जहां विगत शुक्रवार को आई भीषण आपदा में मलबे में दबने से एक महिला और एक छात्र की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के खेत खलिहान बुरी तरह से तबाह हो गए हैं, साथ ही कई भवन खतरे की जद में आ चुके हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र में पैदल पहुंचकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे गांव में आपदा में मृतकों के परिवारजनों से मिले और उन्होंने मृतकों के प्रति दुख और सांत्वना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान डीएम के द्वारा मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा डीएम को आपदा से हुए नुकसान और आपदा की आपबीती सुनाई गई। जिलाधिकारी द्वारा गांव का निरीक्षण कर आपदा प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और सुना। इस समय जो 2 मृतक जो तस्दीक हुए हैं उनके परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक राशि वितरित कर दी गई है। जितने भी अन्य 12 परिवार हैं जिनका कि मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भी जो है वो अधिकतम जो उनका मूल्यांकन होता है मकान क्षतिग्रस्त का 2 लाख रुपया वो उनको वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक राशि है वो भी वितरित कर दी गई है और इनको कुछ अपने स्तर से भी यहाँ से तहसील स्तर से कुछ रेड क्रॉस के माध्यम से और कुछ स्थानीय स्तर के लोगों के सहयोगों से राशन आदि की व्यवस्था की जा रही है। लोगों की मांग है कि उनका पुनर्वास किया जाए, तो हम लोग उसका एक दफ़ा जियोलॉजिस्ट से परीक्षण करा लेंगे और जहाँ भी उपयुक्त स्थान होगा वहाँ पर इनका पुनर्वास भी किया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। मानसून लोगों को
हर दिन डरा रहा है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें भी हर रोज सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ में भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पूरा पहाड़ पल भर में जमींदोज होते दिख रहा है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा था उस समय सड़क पर आवाजाही बंद थी। वहीं हाईवे बंद होने की वजह से कई गांव का संपर्क धारचूला और अन्य बाजारों से कट गया है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अनावश्यक आवाजाही ना करें, साथ ही वाहन चालक सावधानी पूर्वक इस क्षेत्र में वाहन चलाएं। फिलहाल बंद मार्ग को खोलने का काम जारी है। लगभग 50 लोगों को निकाला गया है, 50 से अधिक लोगों को धारचूला के रास्ते से निकाला गया है। और जो हमारी सूचना थी, पहले उन्होंने कहा था कि 45 लोग लगभग हैं, तो वो सबको लगभग निकाल दिया गया था। और जो लोग अभी बचे फंसे हुए होंगे वहाँ रास्ते में कहीं भी, तो वो हेलीपैड के आसपास, बूंदी के आसपास आ जाएंगे, तो सबको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं तत्काल निकाला जाए, सुरक्षित उनको उनके गंतव्य को पहुँचाया जाए, उस दिशा में काम करें। जोशीमठ भू धसाव की आपदा के 21 महीने बाद फिर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जोशीमठ मूल निवास स्वाभिमान संगठन द्वारा भू धसाव की आपदा के 21 महीने बाद एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है, जिसकी शुरुआत जोशीमठ अपर बाजार स्थित नटराज चौराहे पर संगठन द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी के साथ तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम जोशीमठ के माध्यम से शासन प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी और सचेत करने के उद्देश्य से ज्ञापन भी सौंपा गया। संगठन का कहना है कि 27 सितंबर को जोशीमठ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सभी मार्गों को चक्का जाम कर बाधित किया जाएगा। वहीं जोशीमठ के ट्रीटमेंट और आपदा प्रभावितों को राहत देने संबंधी सभी कार्य तेज गति से हो, क्योंकि अभी तक 21 महीने बाद भी जोशीमठ का ट्रीटमेंट कार्य शुरू नहीं हुआ। लेकिन बार बार हम शासन प्रशासन दिल्ली तक भी हम लोग गए, मुख्यमंत्री को बार बार मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन जोशीमठ का जो ट्रीटमेंट होना था उसकी अभी कोई रूपरेखा नहीं बनी। कैसे जोशीमठ बसाया जाएगा, जैसा कि 14 जोनों में जोशीमठ को बांट दिया गया। सीएम साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि जोशीमठ को बचाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सब्र का बाढ़ अब जनता के बीच में टूट चुका है और आज सांकेतिक रूप में हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस बारे में तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करने की आवश्यकता है। 27 सितंबर को यहाँ पर ज्योतिर्मठ में सारे जोशीमठ के लोग, ज्योतिर्मठ के लोग जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, वे सारे एक चक्का जाम को करेंगे। शासन प्रशासन को चाहिए कि उससे पहले कोई न कोई ऐसी सार्थक वार्ता करे जिससे ये आंदोलन रुक सके। भू धसाव के संदर्भ में जनवरी 2023 से अब तक लगभग 20 महीने हो चुके हैं और जितनी उसमें अव्यवस्थाएं हुई थी, जिस तरह से लोग परेशान हुए थे, तो वो व्यवस्थाएं अभी तक भी नहीं सुधर पाई है। उसी संदर्भ में आज हम सभी जोशीमठ के स्थानीय निवासी, सभी मूल निवासी, सब तरह के लोग जो भी इस आपदा से प्रभावित हुए थे, वे सभी लोग एक बैनर के तले आकर आज ये प्रशासन को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिस ज्ञापन में हमने साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो व्यवस्थाएं 20 महीनों से नहीं हो पाई है, अगर अभी भी 10 दिनों के पश्चात 27 तारीख तक अगर वो व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाती हैं, तो 27 तारीख को हम सभी लोग सड़कों पे उतरेंगे और एक बड़े आंदोलन के रूप में अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। उधम सिंह नगर के किच्चा कोतवाल क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। किच्चा क्षेत्र में पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने जुलूस निकाला। इस दौरान निकाले गए जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की। मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने दुपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के साथ ही पैदल हिस्सा लिया। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की मस्जिदों में मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा कर देश में खुशहाली, अमन, चैन और सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगी। आज हमारे पैगंबर साहब के यौम विलादत का दिन है और उसको हम जश्न ईद उल मिलादुन नबी के रूप में मना रहे हैं। और हमारे पैगंबर साहब ने एक ही मैसेज दिया था पूरी दुनिया में कि सब लोग मिलके रहो, आप जिस वतन में रह रहे हो उस वतन से और उस वतन के लोगों से प्यार करो और कौमी एकता को बनाए रखो। कौमी एकता के रूप में इस त्यौहार को मना रहे हैं और मोहम्मद साहब के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास से मान रहे हैं। मिष्ठान वितरण कर रहे हैं, फ्रूट वितरण कर रहे हैं, खाना वितरण कर रहे हैं और सब लोग, सारे समाज के लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जगह जगह रोशनी की गई, लंगर का वितरण किया गया और मोहम्मद साहब ने जो एक संदेश दिया दुनिया को, वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और एकता का दिया।
उसी से इस्लाम धर्म जो है वो पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया में उनके मानने वाले लोग हैं। मोहम्मद साहब का जो प्यार का जो वो था संदेश, वो इतना गहरा था कि आप जब सो रहे थे तो आपके दामन में एक बिल्ली सो गई। जब आपकी आंख खुली तो आपने उस बिल्ली को उठाया नहीं, उसको सोने दिया, एक कैंची से अपने दामन को काट दिया, लेकिन उन्होंने उस बिल्ली को नहीं जगाया। ये बहुत बहुत मुबारक है समाज को, इतना अच्छा सब लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं। समाज के लोग भाईचारा बना के रखते हैं। हमारी एकता में ही अनेकता है, सब लोग मिलकर चलें, समाज मिलकर चले, सभी समुदाय के लोग मिलकर चलें, तभी हमारी तरक्की है। तो मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।